नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट Unacademy brings you new batches starting from 19th May 2021 to edge your exam preparations and help you with your journey. You can use the referral code ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. Click on the link below to subscribe, and here is the list of batches that we are launching on Unacademy Plus for all of you. The 1-year batch for UPSC CSE. It's also starting from 19th of May. Mission 1-year batch. Expedition UPSC CSE 2022 batch, which is in English language, as well as 2-year batches starting from 19th of May. NCERT batches for UPSC Civil Services Examination, strengthening the basics of NCERT, both in bilingual as well as in English language. Get your subscription now and apply the code ARPITA10 ARPITA10। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे वह है स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑर्बिट्स, लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस एजेंसीज, वेदर दे आर द इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज और द नेशनल वंस। देखिए, जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी को समझने का वो है ऑर्बिट्स। व्हाट आर दे? ऑर्बिट्स जितनी भी होती हैं वो असल में आप समझ सकते हैं इमेजिनरी एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है जो कि स्पेस में है वो अपना वहाँ पर पाथ कंप्लीट करता है। एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। अभी जो सैटेलाइट्स हैं आप इसे मैन मेड भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, और ये नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं जिनको हम कहते हैं मून। इसलिए जैसे अर्थ का एक मून है, लेकिन अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वो डिफर हो सकता है। A satellite can be natural like Earth or the Moon. Many planets have moons that orbit them. Chosen. अब जो ऑर्बिट है देखिए वो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन पर्पस, इक्विपमेंट और कौन सा जो धरती का जो पार्ट है, अर्थ का जो पार्ट है, किस रीजन को हमें कवर करना है, उसके अकॉर्डेंस में भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिट डिफाइन होती हैं और अलग अलग तरीके की ऑर्बिट होती हैं। आज हम इस सेशन में बात करेंगे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं या जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं उनके ऑर्बिट्स के बारे में और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ये पोलर ऑर्बिट्स भी हो सकती हैं जो कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अपना जो पाथ है उसे ट्रैवल करती हैं, या फिर ये इक्वेटोरियल रीजन पे यानी कि इक्वेटर पे 0 डिग्री पर भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। अब हमें समझना होगा कि रिलेशनशिप जो है एक सैटेलाइट की स्पीड और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्या है। इसको समझने के लिए आपको ये फॉलोइंग डायग्राम को समझना पड़ेगा। सपोज करें जो अर्थ है और जो भी आप LEO, MEO और GEO जिसकी हम आगे बात करेंगे, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। जितनी भी एक सैटेलाइट है जिस भी ऑर्बिट में वो ट्रैवल करेगी, जितना दूर वो अर्थ के सरफेस से होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पीड। यानी कि जो सैटेलाइट है जितना वो धरती से दूर है उतना ही उसकी स्पीड स्लो होगी, और जितनी वो पास आएगी धरती पे यानी कि अर्थ के सरफेस से, जितना क्लोज आएगी, जितना पास आएगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है? आपको रिलेशनशिप याद रखना है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू जो कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फैक्चुअल बेसिस में आपको कई बार एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए फैक्ट याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा इसलिए होता है कि जितनी भी सैटेलाइट आपके पास होगी अर्थ के, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है उतना ही ज़्यादा तेज जो है स्पीड होनी चाहिए आपकी सैटेलाइट की, जिससे कि वो उसे काउंटरैक्ट कर पाए। नहीं तो सैटेलाइट जो है वो ऊपर तो जाएगी लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ जाएगी और वो प्रॉपरली अपनी ऑर्बिट में डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसलिए स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा स्पीड इसलिए होगी क्योंकि वो क्लोज है अर्थ के। सो द क्लोजर द सैटेलाइट द ग्रेटर द सैटेलाइट स्पीड इज एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर कोई ऐसी सैटेलाइट है जो कि बहुत दूर है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे HEO में, यानी कि हायर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं जो धरती से 30,000 या 40,000 किलोमीटर दूर हैं, ऐसे इंस्टेंस में
जो सैटेलाइट है उनकी स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि उन पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो भी कम है, और उनकी डिस्टेंस धरती की जो सतह है, ये जो सरफेस है अर्थ की, उससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि जितनी ज़्यादा दूर सैटेलाइट होगी उतनी ही उसकी कम स्पीड होगी, और वो धीरे धीरे आराम से अपना जो डिस्टेंस है ऑर्बिट में ट्रैवल करेगी। लेकिन अगर वही सैटेलाइट धरती के सरफेस पे से बहुत क्लोज है, बहुत पास है, तो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। ये आपको सिंपल सा रिलेशनशिप याद रखना है। नाउ सपोज जो आप ये रेड डॉट जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं, इट हैज़ बीन मार्क्ड एज अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है, अगर हम उसे 0 पर सरफेस को मार्क करें, 0 से लेकर 180 किलोमीटर्स तक, आपको वो ध्यान नहीं देना है, आपको वो छोड़ देना है। लेकिन 180 के ऊपर अगर हम बात करें, वहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट होगी 180 टू 2000 किलोमीटर्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब जो आपका 2000 किलोमीटर का जो पार्ट है, अगर हम उससे हायर पर जाते हैं, और मिड अर्थ ऑर्बिट आपकी कहलाती है टिल 35,786 किलोमीटर्स। लेकिन इसको एस्टिमेट करने के लिए आप इसको 36,000 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं, या 35,780 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। उससे कोई आपका ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, आप अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू लिख सकते हैं। अब मिड अर्थ ऑर्बिट से भी आगे आपका आता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि एग्जैक्ट आपका धरती के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से 35,786 किलोमीटर्स पर एग्जैक्ट लोकेशन आती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की। जो इससे भी आगे होगा, यानी कि 35 या 36,000 किलोमीटर से आगे होगा, उसको हम बोलेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसको कि हम HEO के नाम से जानते हैं। जो मून है, जो मून की ऑर्बिट है, जिसको कि हम बोलते हैं लूनर ऑर्बिट, वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, जो कि हमें इतनी दूर लगती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि हैं भी, लेकिन इन कंपैरिजन विद लूनर ऑर्बिट वो ऑलमोस्ट उसका 1/10 भी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में। देखिए, जो सैटेलाइट्स की हाइट है उसके अकॉर्डेंस में अगर हम ऑर्बिट्स को डिवाइड करें, तो हाई अर्थ ऑर्बिट होगी आपकी, जो कि सबसे दूर है, HEO, मोर देन 36,000 किलोमीटर्स। उसके बाद आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एंड उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट। पहले हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। देखिए, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 180 टू 200 किलोमीटर्स टू 1200 किलोमीटर्स। आपको जो एग्जैक्ट जो टर्म है, जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल है, वो आपको 180 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर्स याद रखना है। इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटिवली लो इन एल्टीट्यूड, यानी कि ये जो नीचे की तरफ अगर हम बात करें, इसका एल्टीट्यूड सबसे कम है, ये धरती के सबसे क्लोज है। लेकिन जितना भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जो पहुंच सकता है, जैसे कि आपका जितने भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट या एयरवेज या जो व्हीकल्स होते हैं, उससे हल्का से ही ऊपर आपका लो अर्थ ऑर्बिट का जो एक्सटेंशन है वो आएगा। However, LEO is still very close to Earth, and especially when compared to other forms of satellite, including geostationary orbit. The International Space Station is an LEO that varies between 320 kilometers and 400 kilometers above the Earth's surface. आपने कई बार न्यूज़ में, एग्जामिनेशन में, कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैगजीन में, या फिर आपने कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जिक्र ज़रूर देखा होगा, या उसकी फ़ोटोग्राफ ज़रूर देखी होगी। इट कम्स अंडर LEO। सो जो स्टेट PCS या वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कि HEO, LEO, MEO आपको एक तरफ एक कॉलम में दे दिए जाते हैं, और दूसरे कॉलम में आपको दे दिए जाते हैं उनकी एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल्स। सो यू नीड टू रिमेंबर कि LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आएगा। अब क्योंकि LEO के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं धरती के सरफेस के, अर्थ सरफेस के, तो इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और इतनी ज़्यादा जो स्पीड है, उसको कैरी ऑन करने के लिए फ्यूल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ जब वो अपने ट्रैवल करेंगे ऑर्बिट में। लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंस या खर्चा नहीं आता है रॉकेट्स को छोड़ने के लिए, रॉकेट की प्रपोल्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत अर्थ के पास होती हैं, इन्हें हमें दूर नहीं भेजना है कहीं, ये बहुत ही धरती के जो सरफेस है उससे कंपैरेटिवली दे आर मच क्लोजर। द लोअर ऑर्बिट मीन्स द सैटेलाइट एंड यूजर आर क्लोजर टुगेदर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड देयरफॉर पाथ लॉसेज आर लेस देन फॉर अदर ऑर्बिट सच एज द जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो LEO है उसका लाइफ स्पैन जो होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा। ऐसा इसलिए है कि उसके ऊपर इतने ज़्यादा उसे स्पीड में चलना होता है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, नॉइज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से
एलईओस की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही, जो एलईओ में सैटेलाइट जो चलती है उनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है। रेडिएशन का जो लेवल है हालांकि वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हायर एल्टीट्यूड, इसलिए आप देखेंगे कि सोलर विंड्स या सोलर रेडिएशन वो तो उन ऑर्बिट्स के सैटेलाइट्स पे लगेगा जो कि बहुत अर्थ से दूर है, लेकिन जो अर्थ के पास है उस पर सोलर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट यूज दी एलईओ ऑर्बिट लेवल्स। जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया जो कि आप चाहते हैं कि जिससे जल्दी कनेक्शन आए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया आपका, अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हो गए, ये सारे आपके लोअर ऑर्बिट में आते हैं, क्योंकि धरती के पास हैं, अर्थ के सरफेस के बहुत करीब हैं ये, इसलिए इनकी एप्लीकेशन में ज़्यादा जो है फॉल्ट्स का, ज़्यादा मैकेनिज्म का फ्लक्चुएट कर कर ख़राब हो जाना एक बहुत ही ना के बराबर की सिचुएशन रहती है, पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। Now, sun synchronous orbits. A satellite whose time period is such that it makes exactly an integral number of revolution around the earth in 24 hours. After passing over a certain place on earth, next day it will again pass over the same place at the same time of the day. यानी कि ऐसी ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स होती हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में, वो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इक्वेडोर जो है, या कोई भी आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चाइना का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर चाइना ने सिंक्रोनस ऑर्बिट में अपनी कोई सैटेलाइट डाली हुई है जो कि एसएसओ सैटेलाइट है, ऐसे केस में पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो कि चाइना में है, नेक्स्ट डे भी सेम सैटेलाइट देखने को मिलेगी सेम प्लेस पे सेम टाइम में। These orbits allow a satellite to pass over a section of the earth at the same time of a day. Since there are 365 days in a year and 360 degree in a circle, it means that the satellite has to shift its orbit by approximately 1 degree per day. आपको पता होना चाहिए कि इसको बार बार शिफ्ट कर कर चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, जैसे कि आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम से। सपोज करें वेस्ट टू ईस्ट, जैसे आप देखेंगे कि धरती जो है वो रोटेट कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ऊपर से जो सैटेलाइट गई और वो वापस नीचे से साइकिल बनाकर आएगी, लेकिन आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो सेकंड डायग्राम में अगर आप देखें, एक पॉइंट पर ये जो आपका सैटेलाइट है वो उसे टच करेगा, और अगर थर्ड डायग्राम में देखेंगे तो अगले दिन भी उसी पॉइंट पर उसी सेम समय में इसको टच करेगा, और इसी को हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। आपको याद ये रखना है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सोलर टाइम है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है फॉर द पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि अगर 12 बजे जब सूरज जो है बिल्कुल हेड पर होता है, व्हेन द सन इज अबव द हेड, इस टाइम में जो 12 इन द आफ्टरनून का जो समय है, जो सोलर टाइम है, उसके अकॉर्डेंस में ही सोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स काम करेंगी, एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया वाइज डिवीजन, जहाँ पर हम बोलते हैं कि नागपुर में कुछ और समय हो रहा है, यूपी में कुछ और समय है, और आपका गुजरात में कोई और टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से नहीं, बल्कि सन के टाइम के हिसाब से, विच इज़ नोन एज द सोलर टाइम। These satellites orbit at an altitude between 700 to 800 किलोमीटर्स, और इसलिए हम बोलते हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स भी एलईओ के अंदर यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही आती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री एंड रिमोट सेंसिंग पर्पसेस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नो व्हाट आर मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स? देखिए एमईओ या मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होती हैं, आप इसको, मैं डायग्राम को आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका सेकंड पॉइंट में आएगा, after the lower earth orbit between 2000 kilometers to 35786 kilometers. They are in between LEO and geostationary orbits and operate about, I've told you what the range is. 8000 को हम बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज नहीं लेके चल सकते हैं, so you should remember somewhat between 2000 to 35786 kilometers. The orbit is basically used for communication satellites. जितने भी आप GPS सिस्टम्स देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स हो गए, या ग्लोबल कम्युनिकेशन या ऑर्ब लिंक जैसे GPS सिस्टम या गूगल मैप्स, उनकी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में रहेंगी। तो आपको कई बार वो पूछ लेता है, आपको मैच द फॉलोइंग में आपको मैचिंग में आ सकता है कि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर GPS आएगा या GPS लोअर अर्थ ऑर्बिट में आएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में आती हैं। नो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए जियो सिंक्रोनस का ही एक पार्ट है जियो स्टेशनरी। आपको कई बार ये प्रीलिम्स में स्पेशली स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि क्या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो हैं
वो एग्जाम्पल हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का या इसका उल्टा है। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वो सभी की सभी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इसका उल्टा जो है यानी कि इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है। अब समझते हैं क्यों। देखिए, ये आप सपोज करें आपकी अर्थ है और ये एक्सिस पर घूम रही है, एंड व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, आपको यहाँ पर दो तरीके से दो सर्कल्स या दो पाथ ट्रेस करने में आपको दिख जाएंगे। जियो स्टेशनरी का है वाइट कलर का, इफ़ यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम, एंड इन द सेकेंड डायग्राम इटसेल्फ जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपको दिखाता है जियो सिंक्रोनस। अगर हम देखें जियो सिंक्रोनस जो है वो इक्वेटर 0 डिग्री पर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, जो उसका इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री पर नहीं है, लेकिन जियो स्टेशनरी का है। जियो स्टेशनरी को अगर आप इक्वेटर से मैच करेंगे बिल्कुल पैरेलल की तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन जियो सिंक्रोनस ऐसा नहीं है। इतना ही इसमें सिंपल फर्क है, डिफरेंस है। बाकी जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो सभी की सभी जियो सिंक्रोनस भी होती हैं, लेकिन सारी जियो सिंक्रोनस ज़रूरी नहीं जियो स्टेशनरी हों। इनके बीच का जो एंगल का जो डिफरेंस है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अब समझते हैं कि इनको जियो क्यों बोला जाता है, जियो का मतलब क्या है। देखिए, द सैटेलाइट्स इन दीज ऑर्बिट सर्कल द अर्थ एट सेम रेट एज अर्थ स्पिन्स, यानी कि जो इनका जो रेट है वो भी 24 आवर्स ही है। इससे होता ही है कि जैसे जैसे धरती घूम रही है, अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में, सेम टाइम पीरियड में जो जियो सिंक्रोनस या जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं वो भी सेम टाइम में 24 आवर्स में ही जो है उसी रेट पर स्पिन करेंगी। जब ये स्पिन ऐसे करती हैं तो अर्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें या अर्थ को अगर हम लेके चलें बेस मार्क, तो उसकी वजह से होगा ये कि अर्थ, जहाँ हम अर्थ पर बैठे हुए हैं क्रस्ट पर, हम जब देखते हैं इस तरीके की सैटेलाइट्स को, तो आपको वो सैटेलाइट्स चलते हुए ही नज़र नहीं आएंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस के अंदर आपको 8 का वो पैटर्न भले ही दिख जाए, लेकिन आपको जो सैटेलाइट्स होंगी जियो स्टेशनरी में वो बिल्कुल कांस्टेंट दिखेंगी क्लाउड्स के पास या जो स्काई में है। So you should remember that the orbit of such satellite is in the plane of equator, its inclination at 0 डिग्री। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो स्टेशनरी ऑर्बिट की, at a height of about 36,000 kilometer above the equator and keeps this distance constant. Geosynchronous orbit allows the satellite to observe almost a full hemisphere of the Earth. These satellites are used to study large-scale phenomena such as hurricanes or cyclones. देखिए, जो बड़े फेनोमेना होते हैं उसको हम एलईओज में जितनी भी सैटेलाइट होती हैं क्लोज तरीके से नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज जितने बड़े बड़े जो जोग्राफिकल मेजर्स लेने की बात होती है, डिजास्टर्स की बात होती है, उसको ट्रेस करने के लिए एक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिससे प्रॉपर स्टडी करी जा सके एंटायर अर्थ की। क्योंकि एलईओज के अंदर जितनी भी सैटेलाइट होती हैं वो केवल 40% ही धरती को कैप्चर कर सकती हैं, कवर कर सकती हैं, उसकी कवरेज इतनी ही हो सकती है। लेकिन जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस जो आपकी ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स हैं वो उनकी कवरेज इससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। These orbits are also used for communication satellites, and the disadvantage of this type of orbit is that since these satellites are very far away, they have poor resolution. कि इनका जो कवरेज है दो वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सारे बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं, लेकिन इनका रिजोल्यूशन उस हिसाब से अच्छा नहीं है। क्योंकि जो पास से कवरेज होगी उसमें कवरेज कम होगी लेकिन रिजोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो दूर से कवरेज है उसकी रिजोल्यूशन प्रॉपर नहीं होती है, पुअर रिजोल्यूशन होती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो सैटेलाइट्स हैं दे हैव ट्रबल मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ नियर द पोल्स। क्योंकि अगर आप डायग्राम में भी देखें तो ये सैटेलाइट्स जो हैं, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अगर फर्स्ट डायग्राम में देखें वाइट कलर का जो डायग्राम है, इसमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है उसकी कवरेज होना मुश्किल है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। जितनी भी ऑर्बिट्स 35,786 किलोमीटर, जिसको कि एस्टिमेट आप करके 36,000 किलोमीटर समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा होंगी, वो हाई अर्थ ऑर्बिट में चला जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स मॉनिटर सोलर एक्टिविटी, क्योंकि सबसे दूर हैं तो ये सोलर एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकती हैं। मैग्नेटिक और रेडिएशन लेवल जो है स्पेस में अर्थ के अराउंड उसको भी ट्रैक कर सकती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन के जो है आपका एक्सपोजर में रहती हैं, चाहे वो सोलर रेडिएशन हो चाहे वो सोलर विंड्स हो। Plus, high Earth orbit is when a satellite reaches equal or more than 42164 kilometers from the center of the Earth, about 36,000 kilometers from Earth's surface. Now the next satellite is polar orbit satellite. देखिए, polar orbits के अंदर
आपको सिंपल नाम इसका याद रखना है, पोलर ऑर्बिट्स, और जैसा इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम भी है, यानी कि ये नॉर्थ टू साउथ हमेशा चलता है ये ऑर्बिट, और इसलिए पोलर की जब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन की नहीं बल्कि पोलर रीजन की, वहाँ से कवरेज के लिए पोलर ऑर्बिट्स का यूज़ करा जाता है। इज़ वन ऑन इन विच अ सैटेलाइट पासेज अबव और नियरली above both poles, the body being orbited, usually a planet such as the Earth on each revolution. These orbits have an inclination near 90 degrees, लेकिन आपको याद रखना है कभी भी ये प्रॉपर 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से या तो 1-2 डिग्री कम या 1-2 डिग्री ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता है। दिस अलाउज द सैटेलाइट टू सी वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ एज द अर्थ रोटेट्स अंडरनीथ इट। द फॉलोइंग डायग्राम कैन हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स। अगर आप देख सकते हैं जो डायग्राम है, आप देखेंगे कि नॉर्थ टू साउथ जो है डायग्राम के हिसाब से पोलर ऑर्बिट चल रही हैं। इसमें जो सैटेलाइट है जो पोलर ऑर्बिट में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अ सैटेलाइट इन अ पोलर ऑर्बिट विल पास ओवर द इक्वेटर एट अ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड ऑन ईच ऑफ इट्स ऑर्बिट। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1 घंटा 1.5 घंटे के करीब इसमें लगेगा, 90 मिनट्स लगेंगे इसमें। एंड दीज सैटेलाइट्स हैव मेनी यूजेस लाइक मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर और मेजरिंग टेम्परेचर्स इन द एटमॉस्फेयर, अर्थ मैपिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टडी ऑफ वेदर एट्सेट्रा। सो यू शुड रिमेंबर कि पोलर ऑर्बिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर करना इन द स्ट्रेटोस्फेयर। Now these were all the orbits and the types. Now we'll be studying about the space agencies. कौन कौन से different space agencies हैं? We'll be first starting with the national space agencies. देखिए नेशनल स्पेस एजेंसी का नाम लिया जाए इंडिया में और इसरो का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इज़ द पायनियर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1969। 1969 में ये फॉर्म हुआ था, लेकिन जो इसका प्रेडेसर है वो आपका था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको कि इनको स्पार्क के नाम से भी जानते थे, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश हुआ। उसी के 7 साल के बाद इसरो अपने प्रॉपर फॉर्म में आता है, इस्टेब्लिशमेंट उसका होता है बाय इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द देन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। ISRO, by successfully demonstrating its unique and cost-effective technologies, has gained place among the elite space agency in the world over the years. जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल फोरम पर भी स्पेस रिसर्च की या फिर स्पेस डिप्लोमेसी की भी जहाँ पे बात करी जाती है, वहाँ पर इसरो का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि इसरो का जो सबसे बेस्ट मेथड है, इट इज़ द यूनिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज दैट दे हैव मेड। The first Indian satellite Aryabhatta was built by ISRO and launched with the help of Soviet Union on April 1975. So just to give you a fact, आपको याद रखना चाहिए कि 1975 में फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट केवल इसरो की वजह से नहीं बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। The year 1980 marked the launch of Rohini, which was the first satellite to be successfully placed in the orbit by SLV-3, an Indian-made launch vehicle. हाल ही के कुछ मिशंस की बात करें तो चंद्रयान, गगनयान 2 और मंगलयान जैसे मिशन जो हैं वो इसरो के रीसेंट मिशंस में आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। Now Vikram Sarabhai Space Center, which is also known as VSSC at Thiruvananthapuram, is the largest among ISRO facilities for the development of satellite launch vehicles and associated technology. देखिए इसरो का जो काम है वो केवल स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं, डिफेंस में भी वो कई बार कॉरस्पॉन्ड करता है इसरो जो है अलॉन्ग विद DRDO। बट यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि जो फैसिलिटीज़ हैं इसरो की, उनमें सबसे टॉप जो फैसिलिटी है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। एंड द सेंटर हैड इट्स बिगिनिंग एज द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन 1962, लेकिन उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। वनडे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सो यू शुड रिमेंबर द नेम डॉक्टर विक्रम साराभाई। In November 21, 1963, India's first venture into space with the launch of two-stage Nike Apache sounding rocket from the Thumba Equatorial Rocket Launching Station was done। और इससे जो पहला जो रॉकेट था इट वॉज बिल्ट इन US। यू शुड रिमेंबर दिस। VSSC जो है वो एक स्पेस सेंटर है जहाँ पर आप जितने भी आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट होता है, जहाँ पर भी कहीं भी
किसी भी तरीके का डिज़ास्टर आता है, स्पेशली जहाँ पर भी कोस्टल डिज़ास्टर्स देखने को मिलते हैं, या फिर टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, जो विलेज रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, या इवन अगर हम कोविड-19 के भी टाइम पर भी बात करें तब भी वीएसएससी ने बहुत ज़्यादा मदद करी है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू द डायरेक्ट टू होम टेलीविजन ब्रॉडकास्ट. सो यू रिमेंबर दिस थिंग कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इट इज़ लार्जेस्ट अमंग द इसरो फैसिलिटीज़. कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को, जिसको कि वो इसरो की फैसिलिटी ना समझकर एक इंडिपेंडेंट ब्यूरो या इंडिपेंडेंट सेंटर समझते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लार्जेस्ट अमंग द इसरोज फैसिलिटी. इट इज़ नॉट समथिंग इंडिपेंडेंट. नाउ इसरो सैटेलाइट सेंटर, जिसको कि हम बोलते हैं ISAC इज द शॉर्ट फॉर्म, इज द लीडिंग सेंटर फॉर इसरो फॉर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल इंडियन मेड सैटेलाइट्स. जितने भी इंडियन मेड सैटेलाइट्स हैं उन सभी का जो परीक्षण है, जो भी टेस्टिंग है, वो सारी आपकी करी जाती है ISAC यानी कि इसरो सैटेलाइट सेंटर में. द सेंटर हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन 50 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग द इनसैट सीरीज, द इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज, as well as the GSAT communication satellites. So you should remember this thing. The lower Earth orbit satellites are mainly responsible for research, development and production of sensors for ISRO programs. So जितने भी हमारे satellites हैं वो ISAC यानी कि इसरो सैटेलाइट सेंटर्स के द्वारा ही भेजी जाती हैं. मोर देन 50 हैव बीन सेंट. और इसके अंदर अगर हम इसके अम्ब्रेला के अंदर बात कर रहे हैं, डिवीजन की फर्दर बात करें ISAC की, इट इंक्लूड्स लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम एंड द इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट. नो व्हाट यू रियली नीड टू रिमेंबर इन दिस इज कि ये सेटअप कब हुआ और ये कहाँ पर सेटअप हुआ और इसका मेन फंक्शन क्या है. नाउ सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको कि हम SDSC या फिर श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज SHAR के नाम से जानते हैं. श्रीहरिकोटा की जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन जो है, ये आपको हर न्यूज़पेपर में जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम की बात करी जाती है, साइंस एंड टेक के जो पेज हैं वहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. इट इज़ लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. फीचर्स लाइक अ गुड लॉन्च एजिमुथ कॉरिडोर फॉर वेरियस मिशंस. जितने भी हमारे मिशंस होते हैं most of the time 99% launches takes place from Sriharikota. The Sriharikota facility now consists of 2 launch pads with the second built in 2005. और जो उसका जो second launch pad है, it is a universal launch pad, यानी कि जितने भी आपके launch vehicles हैं which are used by the ISRO, they are launched here. 2 launch pads will allow multiple launches in a single year. देखिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इवन फ्रॉम अ स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रंट. इसलिए एक जो लॉन्च फैसिलिटी है वो काम नहीं आ सकती थी, तो मल्टीपल लॉन्चेस करने के लिए 2 लॉन्च पैड की ज़रूरत थी, जो कि 2005 के बाद सेकेंड वाला भी तैयार हो चुका है एंड इट इज़ प्रॉपरली फंक्शनिंग नाउ. The Sriharikota High Altitude Range will be main base for the Indian Human Space Flight Program, जिसको कि हम बात करते हैं. And a new third launch pad has also been built by 2017, ऐसा बोला जा रहा था, but it is still in work. Now the Liquid Propulsion System Center, the LPSC. LPSC का जो सेंटर है, इट इज़ कम्प्लीटली विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेजेस. जितने भी आपके प्रोपल्शन होते हैं, यानी कि जो भी आप रॉकेट्स, कोई भी सैटेलाइट हो गया, कोई भी लॉन्च व्हीकल हो गया, उन सबको अगर हमें ग्रेविटेशनल पुल से हटाना है तो प्रोपल्शन के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लिक्विड प्रोपल्शन की बात करते हैं तो LPSC का नाम लिया जाता है. Activities related to liquid propulsion stages, cryogenic propulsion stages and control system for launch vehicles and spacecraft is done at the Thiruvananthapuram Center of LPSC. The development and flight test along with assembly and integration are done at ISRO Propulsion Complex, जो कि आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु में. बेंगलोर के अंदर भी जो प्रिसीजन फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, या जहाँ पर आप ट्रांसड्यूसर्स इज़ बेसिकली वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जिससे कि प्रोपल्शन जो है निकलता है रॉकेट में से, जिससे कि रॉकेट ऊपर हवा में जाता है और नीचे एक्शन रिएक्शन फोर्स लगती है और रॉकेट जो है या प्रोपल्शन जो किट है वो सैटेलाइट को ऊपर खींचती है, या जो भी उससे बंधी हुई चीज़ है. मे बी वो बॉम्ब हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नाउ द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC,
इट फोकसेज ऑन द डिज़ाइन ऑफ स्पेस बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इसरो मिशन। जितने भी आप जो स्पेस मिशन है या स्पेस बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उन सभी के लिए, उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में अगर हम बात करें तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में होती है। इट इज़ एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ पेलोड्स फॉर कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन, डिजास्टर मॉनिटरिंग, मेटियोरोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे। इसके 3 कैंपसेस हैं अभी जहाँ पर ये एजुकेशन और ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, विच आर लोकेटेड एट अहमदाबाद एंड 2 इनमें से अहमदाबाद में है आउट ऑफ 3 कैंपसेस एंड 1 इज़ एट दिल्ली। सो यू शुड रिमेंबर दिस। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहला नाम आफ्टर, अगर हम इंडिया की इसरो की जो बात है उसे हटाएं, सबसे पहला नाम नासा का आता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958 सक्सीडिंग द नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स यानी कि नाका। The new agency was to have distinctively civil orientation, encouraging peaceful applications in space science. इससे पहले जो नाका यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स थे, उसके अंदर ज़्यादातर डिफेंस से रिलेटेड, और अगर हम बात करें 1958 के एरा की, उससे पहले सिविल ओरिएंटेशन से काम जुड़ा हुआ नहीं था, डिफेंस साइड से या फिर मिलिट्री साइड से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट यूएस स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स हैव बीन लेड बाय नासा इंक्लूडिंग द अपोलो मून लैंडिंग मिशन, या आपका स्काईलैब स्पेस स्टेशन हो गया, एंड लेटर स्पेस शटल जितने भी गए हैं वो सभी के सभी नासा से हैं। नासा इज बेसिकली द प्राइम ऑफ द प्राइम सेंटर्स नेशनल जो कि अमेरिका का काम करता है, एंड नासा इज सपोर्टिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड इज ओवरसीइंग द डेवलपमेंट ऑफ द ओरायन मल्टीपर्पज क्रू व्हीकल, द स्पेस लॉन्च सिस्टम एंड कमर्शियल क्रू व्हीकल्स। अगर हम अभी के करंट मिशंस की बात करें तो जूनो, क्यूरियोसिटी, कसिनी ह्यूगेंस, डॉन, मार्च 2020 रोवर, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, न्यू होराइजन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे जो मिशंस हैं ये करंट मिशंस हैं, और आगे भी चलते रहते हैं ये। आप इनको जितने भी अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, सो यू विल बी फाइंडिंग ईच एंड एवरी डे, ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी करंट मिशन जो भी नासा का चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नाउ द सेकंड वन इज रशियन स्पेस एजेंसी, जिसको कि बोला जाता है रॉस्कोमॉस। Roscosmos is a state corporation that was established in August 2015 to oversee and implement a comprehensive reform of the Russian space industry. देखिए रशियन स्पेस इंडस्ट्री बहुत पहले से है, और अगर हम कोल्ड वॉर से पहले की बात करें, जब सोवियत वर्सेस द कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, उस समय भी स्पेस डिप्लोमेसी और स्पेस एजेंसी का बनना और उसमें इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही आम बात थी। स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन जो है, जिसको हम बोलते हैं रॉसकॉस्मोस, इंश्योर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रशियन गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम एंड इट्स लीगल रेगुलेशन। इट इज़ ऑल्सो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ स्पेस इक्विपमेंट एंड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल एरिया वो इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन है, इसलिए कहीं भी अगर रशिया के पास किसी भी तरीके का, जैसे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें या डिज़ास्टर की बात करें, इस तरीके के जितने भी इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन में जहाँ पर चीज़ें चाहिए होती हैं, वहाँ पर रॉसकॉस्मोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्यूचर यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है ये, स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो रशिया में आप देखते हैं उसके लिए भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको कि जैक्सा के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज बॉर्न थ्रू द मर्जर ऑफ 3 इंस्टीट्यूशन। पहले 3 छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे। पहला इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस, जिसको कि ISAS बोलते थे। दूसरा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफ जापान, NAL, एंड द थर्ड वन वाज नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान। तो आपको 3 नाम जो हैं याद होने चाहिए, यानी कि ISAS, NAL प्लस NASDA से बना है आपका जैक्सा। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ कोर परफॉर्मेंस एजेंसी टू सपोर्ट द जापानीज गवर्नमेंट्स ओवरऑल एरोस्पेस डेवलपमेंट। अगर हम बात करें जापान की भी, तो जापान का जिस तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पर इतने ज़्यादा डिजास्टर आते हैं, ऐसे केस में एक ऐसी एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी था जो कि नॉट फ्रॉम ओनली स्पेस टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रंट लाइक ग्राउंड एंड स्पेस लिंकिंग, यूटिलाइजिंग स्पेस थ्रू सैटेलाइट्स, utilizing of the space environment, research on space science, aeronautical technology and fundamental technology research और ground tracking में माहिर हो।
ये से कुछ मिशंस भी हैं जिनको कि आप यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर, द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लिंकिंग ग्राउंड एंड स्पेस, यूटिलाइजिंग स्पेस थ्रू सैटेलाइट्स, space tracking and communication center, human space activities and utilization of space environment etc. These are certain missions and JAXA is the kind of organization जिसका कि major जो tilt है वो it is not just on space technology but also in monitoring the upcoming disasters, क्योंकि जापान एक ऐसी geographical location पर है जहाँ पर उसको हर चीज़ के लिए prevention is better than cure जो है उसको यूज़ करना चाहिए. And the last but not the least, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि हम CNSA के नाम से भी जानते हैं, इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ चाइना. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़. इट वॉज फाउंडेड इन 1993 और इसके कुछ रिसेंट जो मिशंस हैं, दीज आर चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, मार्स ग्लोबल रिमोट सेंसिंग ऑर्बिटर एंड लॉन्ग मार्च 9. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज प्रोग्राम्स. In the next lecture, we'll be covering the launch vehicles PSLV and GSLV. So stay tuned and stay safe. Thank you.